हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप सब ने रिवीजन करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि एनवायरनमेंट हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमने अपनी कहानी को स्टार्ट भी कर दिया है, चीज़ों को हमने पढ़ना शुरू भी कर दिया है। अभी तक हमने चीज़ों के बारे में जब पढ़ा तो हमने प्लेसेस को पढ़ा था कि भाई इंडिया में कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रही हैं। अब हम बात करेंगे वो स्पेसीज़ की, उन प्रजातियों की जो प्रजातियां हमारे साल भर में न्यूज़ में रही हैं। आपको एक संस्था के बारे में पता होगा, IUCN। वो इन प्रजातियों को अलग अलग सूची में डालती है, किसी को विलुप्त में डालती है, किसी को वन्यजीव विलुप्त में डालती है, किसी को संकटग्रस्त में डालती है, किसी को अत्यंत संकटग्रस्त में डालती है। तो ये सारी की सारी जो लिस्टिंग होती है वो आपको जाननी होगी, उसके बारे में बढ़िया से हमें पढ़ना होगा, उसके बारे में सीखना होगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा? वो टॉपिक है आपका स्पीसीज इन न्यूज़। मतलब जितनी भी आपकी प्रजातियां हैं वो सारी की सारी हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में, और कल की क्लास में हम प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे चर्चा में रहे हैं। क्लियर? तो पहली जो प्रजाति दिखाई देती है वो आपके सामने है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है नीलगिरी ताहर। अब नीलगिरी ताहर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल भी न्यूज़ में रहा था और इस साल भी न्यूज़ में रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने इस साइड में आपके लिए लिस्टिंग कर दी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म मैंने दी है, लेकिन आपको मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूंगा, चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा कि भाई ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहला सवाल कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो आपने कोयम्बटूर सुना होगा। कोयम्बटूर के वन प्रभाग ने नीलगिरी तहर को पारंपरिक जो पर्यावास है उनका, उनकी समष्टि की वृद्धि के लिए वहाँ पे उसके संकेत दिख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यू टू कोयम्बटूर जो वहाँ का वन प्रभाग है ये चर्चा में आया। तो सबसे पहले कोयम्बटूर लिख लीजिएगा कि इनकी प्रेजेंस कहाँ पे है, ये कहाँ पे दिखाई देते हैं? कोयम्बटूर। और किसने इनके बारे में रिपोर्ट दी है? ये रिपोर्ट दी है कोयम्बटूर के वन प्रभाग ने, जो वहाँ का वन विभाग दिखाई देता है। उन्होंने कहा है कि भाई जो इनकी संख्या है, जो इनकी संख्या की वृद्धि है वो थोड़ा बहुत दिखाई दे रही है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये पर्वतीय घास के जो खुले मैदान होते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो इनका जो आवास है, अगर मैं आवास की बात करता हूँ तो आवास कहाँ पे दिखाई देगा? पर्वतीय एरिया जहाँ पे घास का मैदान दिखाई दे। क्लियर है ये बात? दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि केरल के एरिया में ये बहुत बढ़िया तादाद में दिखाई देते हैं। तो बेसिकली कहाँ पे हैं ये? बेसिकली ये केरल में दिखाई देते हैं, इंडिया के केरल के हिस्से में दिखाई देते हैं। और वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है एराविकुलम। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तादाद में है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? यहां पे ये ज्यादा दिखाई देते हैं। दूसरा, इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो दक्षिण भारत में खुर वाला एकमात्र पर्वतीय जो पशु है वो यही दिखाई देता है। तो यहां पर इसकी विशेषता की अगर मैं बात करता हूं, जब आप इसकी विशेषता की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र खुर वाला पशु यही है। ठीक है? तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पे इसे एक नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है वेरियाडू। तो इसी का साउथ में नाम क्या है? इसी का साउथ में जो अदर नेम आपको मिलेगा, वो अदर नेम क्या मिलेगा वो आपको याद रखना है। उसको कहा जाता है वेरियाडू। बहुत सारे लोग इसे वेरियाडू बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे वेरियाडू बोलते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता वाली बात है नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपने साउथ में एक लेखक हैं जिनका नाम है शिलप्पाधिकारम। तो उनके और जीवक के चिंतामणि में इनका जिक्र भी मिलता है।
तो साउथ के लिटरेचर में भी इनका जिक्र मिलता है, आपको उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा कि हाँ भाई एक नीलगिरी ताहर होता है, बहुत ही शानदार जानवर होता है। अब इसके संरक्षण के लिए क्या कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो जब आप इसके संरक्षण की बात करते हैं, इसके प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि क्या संरक्षण के लिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या चलाया था? नीलगिरी ताहर के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि तमिलनाडु का जो राजकीय पशु है वो भी आपका क्या है? नीलगिरी ताहर ही है। तो ये भी याद रखिएगा कि तमिलनाडु का स्टेट जो एनिमल है, जो राजकीय पशु है, वो भी क्या है आपका? वो भी नीलगिरी ताहर ही है। और इसके लिए एक दिवस भी मनाया जाता है, वो है 7 अक्टूबर। कौन सी डेट हो जाएगी? 7 अक्टूबर। ये बात ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि भाई जो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं उसमें मेनली आपको इन 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, WPA के तहत अगर हम बात करें कि ये कौन सी अनुसूची में आता है, तो यहाँ पे अनुसूची नंबर 1 में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1972 की अनुसूची नंबर 1 में इसको रखा गया है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरा, आपको यहाँ पर IUCN की अगर हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो दोनों लिस्ट आपको याद रखनी होती हैं, दोनों ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वहां पे EN में रखा गया है। EN का मतलब होता है इंडेंजर्ड, मतलब संकटग्रस्त। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूं जिससे कि आप लोग ध्यान रखेंगे, संकटग्रस्त। गॉट इट? तो ये हुआ हमारा पहला, जिसका नाम है नीलगिरी ताहर। जल्दी से लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरी प्रजाति के बारे में बात करेंगे। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे पर, जिसका नाम है ढोल सोनकुत्ता, एशियाई जंगली कुत्ता। पहला नाम ढोल, दूसरा नाम सोनकुत्ता, तीसरा नाम एशियाई जंगली कुत्ता। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बातें समझनी होंगी, चीज़ों को समझना होगा। असम के अंदर एक काजीरंगा का एरिया पड़ता है। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग जो एरिया है, वहाँ पर इस विलुप्त मान लिए जो जानवर है उसको अभी देखा गया है। तो कहाँ पे देखा गया है भाई? इसको सबसे पहले तो न्यूज़ क्यों आ गई है चर्चा में, तो सबसे पहली बात वो देख लेते हैं। अदर नेम मैंने आपको बता ही दिए हैं इसके। अब न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये असम के अंदर दोबारा से देखा गया है। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसे विलुप्त मान लिया गया था। विलुप्त मान लिया गया था। समझ में आ रहा है? अब ये असम कहां पे है, ये आपको मैपिंग के थ्रू पूरा का पूरा याद रखना है। जब आप मैप के थ्रू बात करते हैं तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ये वाला जो एरिया है, जब आप इधर जाएंगे तो ये आपका पूरा मेघालय, ये अरुणाचल प्रदेश, ये मेघालय, यहाँ से आपका नागालैंड, ये मणिपुर, ये आपका मिज़ोरम, ये आपका त्रिपुरा, और ये बीच में जो है यही आपका क्या है भाई? असम दिखाई देता है। इसको ध्यान रखना है। यहाँ जब आप असम की बात कर लेते हैं कि भाई असम में मिल रहा है, और असम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पड़ता है काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एरिया। ठीक है, कौन से एरिया में पड़ेगा? काजीरंगा कार्बी एरिया। ठीक है, ये आपको एरिया भी याद रखना है कि भाई काजीरंगा वाले क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। अब इसका आवास कहां पे है?
सबसे बड़ा सवाल कि ये तो न्यूज़ हो गया, लेकिन जब आप इसके आवास की बात करते हैं, इसके जब आवास की बात होती है तो आवास कहाँ पे है वो आपको समझ लेना होगा। यहाँ पे आवास इसका भारत में दिखाई देगा, कंबोडिया में दिखाई देगा, नेपाल में दिखाई देगा, भूटान में दिखेगा, थाईलैंड में दिखेगा और मध्य एशिया में भी है। तो मैंने क्या क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट अपना भारत, दूसरा आपको याद रखना है कंबोडिया, तीसरा आपको याद रखना है नेपाल, भूटान, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, ठीक है। ये तो बिल्कुल पास पास के हो गए और थोड़ा सा एरिया मध्य एशिया वाला भी है जहां पे ये दिखाई देता है। गॉट इट। और भारत में तो अभी ये फिर से दिखाई है, तो ये एरिया हमारा हो गया। दूसरी बात, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के एरिया में भी दिखाई दे जाता है। दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहां पर भी है और वेस्टर्न घाट यहां पर भी दिख जाता है। ये बात लिख लीजिएगा, दिख जाएगा। दूसरा, हमारे प्रॉपर अगर हम इंडिया की बात करते हैं, प्रॉपर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मैंने अभी वेस्टर्न घाट तो बता ही दिया, ईस्टर्न घाट आपको बता ही दिया। उसके साथ साथ आपको लद्दाख में भी दिखेगा, लद्दाख के साथ साथ आपको मेघालय में भी दिखेगा और मेघालय के साथ साथ आपको असम में भी दिखेगा, जो कि अभी हाल फिलहाल में दोबारा से दिखा है। तो ये वो एरिया हैं जहां पे ये दिखता है। इसके साथ साथ एक एरिया और लिख लेना बेटा, वो है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी दिखता है। जब आप पूरे भारत को बना लेंगे तो आपको सीधा याद रखना होगा कि भाई ये कहां कहां पे है और इजीली आप मैप के थ्रू इसको याद भी कर लेंगे। यहां पे है लद्दाख में, दूसरा आपके वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, असम में, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में, ये वाला एरिया आपको याद रखना है। पूरा का पूरा एरिया आपका कवर हो गया। गॉट इट। अब इसकी विशेषता बता देता हूं, थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि इसके अंदर विशेष क्या होता है, क्या खासियत इसके अंदर है। तो विशेषता की अगर मैं बात करता हूं, इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंस इज इट, तो यहां पे याद रखिएगा ये मांसाहारी जीव होता है जो आकार में बिल्कुल भेड़िया की तरह दिखाई देता है। लुक लाइक भेड़िया, बिल्कुल भेड़िया की तरह दिखेगा, मांसाहारी है, मांसाहारी है। एक तो भेड़िया जैसा दिखता है, कुत्ते जैसा दिखता है और पालतू कुत्ते जैसा दिखता है ना। आप ये भी मान के चलिए कि ये सुबह या शाम को अप्रोक्स बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम मॉर्निंग में और इवनिंग में, ये इसका टाइम होता है शिकार करने का। दोपहर में शिकार नहीं करता है, समझ रहे हैं। दोपहर में आप इसके सामने जा सकते हैं और दोपहर में मस्त घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन शाम को बिल्कुल, जब शाम हो रही हो, जब सूर्यास्त हो रहा हो तब मत जाइए, या सूर्य उदय हो रहा हो तब मत जाइए, तब ये शिकार के लिए एकदम तैयार होता है। आप इसके सामने जाएंगे ये आपको काट के खा लेगा। क्लियर। अब आ जाओ मेन सेगमेंट पर, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आपका हर स्पेसीज के बारे में इंपॉर्टेंट होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे कौन सी अनुसूची में रखा गया है, इसे अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। दूसरा, अगर हम दूसरे सेगमेंट की बात करें कि भाई आपके इस वाले सेगमेंट में कहाँ रखा है, तो परिशिष्ट सेकंड में रखा है। और दूसरा IUCN में बात करते हैं तो IUCN में ये भी एंडेंजर्ड है, संकटाग्रस्त दिखाई देता है। तो आपको तीनों चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि भाई पहले में अनुसूची फर्स्ट, दूसरे में आपका परिशिष्ट सेकंड में है और तीसरे में IUCN में ये एंडेंजर्ड है। तो ये भी याद रखनी है, संकटाग्रस्त है। अब मिल गई है तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है हमारा, ग्रेटर एक सिंग वाला गेंडा। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार ये चर्चा में काफी रहा है।
तो ये शायद आ जाए आपके पेपर में, इस बार आ सकता है। और ये भी आपका कहाँ पे आया है भाई, ये भी असम के ही एरिया से रिलेट करेगा, वहीं से ये दोबारा से लिंक होगा। तो आपको ये न्यूज़ में क्यों दिखा उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। असम के वन विभाग ने बहुत सारे तरीके के गैंडों के बारे में बात की है। इस बार उन्होंने एक अलग तरीके का प्रोफाइल पर काम करना शुरू किया और उसमें अलग अलग वैरायटी के जो भी आपके गैंडे हैं उनके डीएनए को लेकर उन्होंने पूरा का पूरा डाटा इकट्ठा किया है। तो वहाँ पर उन्होंने राइनो इंडेक्स सिस्टम भारत नामक एक डीएनए डाटा लाइब्रेरी वहाँ स्टार्ट की है और इसको उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ डीएनए के विश्लेषण के ऊपर उन्होंने काम किया है, गैंडे की जो वो हैं चीज़ें। तो यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है ध्यान रखिएगा। पहली बात तो असम की जो वन विभाग है उन्होंने गैंडा के डीएनए पर काम करना शुरू किया और उसका क्या किया है भाई, डेटा को इकट्ठा किया है, डेटा को वहां पे सेव करना शुरू किया है, डीएनए विश्लेषण किया है। यहां पर डीएनए विश्लेषण, उसकी प्रोफाइलिंग तैयार की है, उसके बारे में रिसर्च करना तैयार किया है, उसके बारे में चीज़ें पता करना तैयार किया है। और इसी को हम राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम कह रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं भाई, राइनो डीएनए इंडेक्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंडेक्स डीएनए, इंग्लिश में लिख दूं क्या, राइनो डीएनए, चलो हिंदी में लिख लो, इंडेक्स, ठीक है, सिस्टम। अभी वो वाला सिस्टम नहीं है जो आप लोग YouTube वगैरह पे दिखाई देता है आपको, है ना, सिस्टम हिला दिया, वो वाला मसला नहीं है। तो ये चीज़ आपकी अलग है। और भारत नामक डीएनए डाटा लाइब्रेरी में उसको जोड़ दिया गया है। आपने देखा ही होगा एक लाइब्रेरी जोड़ी है भारत, और ये कैसी लाइब्रेरी है, डीएनए, भारत नामक डीएनए लाइब्रेरी में जोड़ा गया। क्लियर, भारत नामक डीएनए डाटा लाइब्रेरी में इसको जोड़ दिया गया है। लिख लीजिए जल्दी से। बाकी का आते हैं उधर कि भाई यहाँ पर ये कौन कौन सी सूचियों में आता है। तो ये जब आप बात करते हैं WPA की तो ये आता है अनुसूची नंबर 1 में। बात करते हैं CITES की तो ये आता है आपके परिशिष्ट 1 में। और बात करते हैं IUCN की तो यहाँ पे IUCN में अब आपको एक नया कोडवर्ड दिखाई दे रहा होगा, VU, और इसको कहते हैं आपका असुरक्षित। क्या कहते हैं, असुरक्षित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात। चलिए, तो ये सारा का सारा डाटा आपका एक सिंग वाले जो गैंडे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं यहां से आपको एक और चीज बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि इनका जो घर है, जो इनका घर दिखाई देता है वो आपको मेनली कहां पे दिखेगा, असम में दिखेगा। कहां पे दिखेगा भाई, असम में इनकी सबसे ज्यादा संख्या दिखाई देती है। अप्रोक्स 90% एरिया इनका असम में ही फेमस है। और उसके अंदर भी एक एरिया पड़ता है काजीरंगा। कौन सा एरिया पड़ता है भाई, काजीरंगा। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, बहुत बार पूछा जाता है। यहां पर गैंडे की 5 प्रजातियां प्रॉपर दिखाई देती हैं। अब आप कहेंगे हमसे एक नहीं पता हो रही है, आप 5 प्रजाति की बात कर रहे हैं। तो 5 प्रजातियां यहां पे प्रॉपर बताई जाती हैं कि यहां मिलती हैं। एक तो आपको एक सींग वाला गैंडा ही है, तो एक तो यही है एक सींग वाला गैंडा।
है ना। एक तो यही हो गया आपका। आप कहेंगे दूसरे कौन से होते हैं। एक आपको ध्यान रखना है, एक अफ्रीकी सफ़ेद, है ना, सफ़ेद गैंडा होता है, जिसे हम बहुत इम्पोर्टेंटली पढ़ते भी हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली उसको जानते हैं, नियर थ्रेस्ट के पास है वो, है ना। दूसरा कौन सा है भाई, अफ्रीकी सफ़ेद गैंडा, अफ्रीकी सफ़ेद गैंडा। तीसरा आपको याद रखना है काला गैंडा, ठीक है। कौन सा है, काला गैंडा। थर्ड वन इज काला गैंडा। फोर्थ वन आता है आपका एशियाई सुमात्रा गैंडा, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और कौन सा है भाई, एशियाई सुमात्रा गैंडा, सुमात्रा गैंडा। और एक आता है आपका जावा गैंडा, ठीक है। फिफ्थ वन इज जावा गैंडा। तो ये 5 तरीके के गैंडे हमारी पूरे एरियाज में दिखाई देते हैं। आपका पहला हमारा खुद का एरिया है जो काजीरंगा में है, एक सिंग वाला गैंडा। दूसरा अफ्रीकी सफ़ेद गैंडा है, दूसरा काला गैंडा है, और तीसरा एशियाई सुमात्रा गैंडा है, और चौथा भी आपको याद रखना है उसी बाहर एरिया में, जावा वाले में। तो ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं। भारतीय गैंडा सभी एशियाई गैंडों में सबसे बड़ा होता है। जैसे ये दोनों है ना, यहाँ पर और इस वाले में जब हम बात करते हैं ये, है ना, तो इसमें सबसे बड़ा यही दिखाई देता है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि जब आप इस पूरे एरिया को बात करते हैं तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है वो है राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019। तो याद रखिएगा, संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट वो है राष्ट्रीय, और प्रॉपर ऐसे ही याद करिएगा, इसी डाटा से ऐसे ही याद करिएगा, राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण, गैंडा संरक्षण रणनीति। ये पूछेगा एग्जामिनर, यही पूछेगा, बताओ भैया ये कब शुरू हुई थी, तो 2019 में ये शुरू हुई थी। दूसरा, यहाँ पे एक और पॉलिसी स्टार्ट की गई थी जिसको आप कह सकते हैं इंडियन राइनो विजन 2020। सेकंड वन इज इंडियन राइनो विजन 2020। दिस वन इज सेकंड प्रोजेक्ट फॉर आपका एक सिंग गैंडा, है ना। तो ये याद रखिएगा। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम अगले पे चलेंगे। जल्दी से लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला लिखिए। अगला है इंडियन ग्रे वुल्फ। इंडियन ग्रे वुल्फ बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार ये काफ़ी चर्चा में रहा। काफ़ी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये महाराष्ट्र के एरिया में बहुत ज़्यादा इसके हमले दिखाई दिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया, तो इसे भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखा ही होगा, तो जब आप गेम ऑफ थ्रोन्स को इतना पढ़ सकते हैं तो अपने एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा पढ़ना होगा भाई। न्यूज़ में क्यों आया, सबसे पहले तो आप नाम लिख लीजिए, इंडियन ग्रे वुल्फ, जिसको हम कैनिस लियोपस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहां पे एक चीज समझनी होगी कि जब आप इस तरीके की प्रजातियों के बारे में बात करते हैं, जब आप इस तरीके के जानवरों के बारे में बात करते हैं, तो एक तो उनके एरिया के बारे में पता कर लेना चाहिए। अभी IUCN का तो इसका मसला ही नहीं है ना, ये मिलते हैं, काफ़ी मात्रा में हैं ये। तो ये पहली चीज़ तो ग्रे वुल्फ की उप प्रजाति है। एक चीज़ तो ये मान के चलना कि ये ग्रे वुल्फ है नहीं, ये बिल्कुल वैसा दिखता है, लेकिन ये ग्रे वुल्फ की उप प्रजाति है।
पहली बात तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये ग्रे वुल्फ की उप प्रजाति है जो छोटे छोटे झुंडों में शिकार करता है। तो ये शिकार भी कैसे करता है भाई, इसके शिकार का पैटर्न बता देता हूं कि पहले ये छोटे झुंड बनाते हैं और छोटे जब झुंड बना लेते हैं तो ये तब शिकार करते हैं, ठीक है, तब जाके ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। दूसरा, ये दूसरी प्रजातियों की तुलना में आवाज भी कम करते हैं। ऐसा नहीं चिल्लाते रहते हैं, ऊ करते रहते हैं, ऐसा नहीं करते, ये आवाज थोड़ी सी कम करते हैं। और ये मेनली घास के मैदानों में शिकार ज्यादा करते हैं, ये चीजें दिखाई देती हैं। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये कहाँ कहाँ मिलते होंगे, है ना, न्यूज़ पे तो अभी हम आएंगे लौट के। तो ये आवास कहाँ पे है इनका, तो बेसिकली ये महाराष्ट्र में मिलते हैं, ये आपके राजस्थान में मिलते हैं, ये आपके गुजरात में भी मिलते हैं। ये वो एरिया है जब आप पूरा का पूरा भारत का मैप याद करना सीख जाएंगे, चीज़ें आप मैप के थ्रू पढ़ना सीख जाएंगे, तो आप चीज़ें और अच्छे से कर पाएंगे। तो ये इस एरिया में मिलते हैं, समझ में आ रहा है। ये वाला जोन है आपके प्रायद्वीपीय भारत में भी ये दिखाई देता है, बट मेनली आपको राजस्थान हुआ, आपका गुजरात हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, इस वाले जोन में ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र के घास के मैदानों में इंडियन ग्रे वुल्फ को कुत्तों के ऊपर हमला करने का जो पूरा का पूरा न्यूज़ है वो सामने आया। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में इनके ऊपर हमले हुए बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र में न्यूज़ में था ये, उस एरिया में इनके मतलब इनके ऊपर हमले हुए हैं। कुत्तों नहीं कर दिया कि ले, है ना, तो कुत्तों के हमले हुए थे, तो इस वजह से ये चर्चा में थे। अब आप कहेंगे सर ये भी यूपीएससी पूछ सकता है, हाँ, क्योंकि इनको वहाँ महाराष्ट्र में काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ी है इस वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं अपने भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1972 वाला जो बना, उसकी कौन सी सूची में आता है ये, वो आता है आपके अनुसूची नंबर 1 में। जल्दी से छापिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें, अगला लिखिए। अगला है आपका हिम तेंदुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, जब से आपका बिग कैट वाला अलायंस हुआ है, आपने पढ़ा होगा ना बिग कैट अलायंस, बड़ी बिल्ली वाला समझौता। तो बड़ी बिल्ली समझौता जब आप पढ़े तब आपको 7 बिग कैट पता चलें। अब उसी बिग कैट के तहत ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको यहां पे अपना भाई दिखाई दे रहा है। इसका नाम है हिम तेंदुआ। अब ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद आगे देखेंगे। अभी एक स्टडी हुई है, एक रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि लद्दाख के अंदर, कहां पर, लद्दाख के अंदर, जब आप लद्दाख की बात करते हैं तो मैप बना लीजिए 2 मिनट में, क्योंकि आपको तो मैप से पढ़ना है ना, पूरा एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी मैप से पढ़नी है। तो ये वाला जो एरिया है लद्दाख के अंदर, इसकी काउंटिंग हुई, क्या हुई, इसकी काउंटिंग हुई, इसकी संख्या पता करने की कोशिश की गई। तो इसकी संख्या कितनी निकली है, अप्रोक्स 477 पाई गई है। ये अनुमान के साथ बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे गिन तो सकते नहीं है ये लोगों को, तो ये सैटेलाइट के थ्रू, कैमरास के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू किया जाता है। तो यहां पे अप्रोक्स 477 अनुमानतः बताई जा रही है, और ये ठीक ठाक आंकड़ा दिखाई दे रहा है। सरकार कह रही है कि ये ठीक ठाक संख्या है। अब आता है कि न्यूज़ तो हमें पता चल गई कि इनका घर कहाँ पे है, ये कहाँ रहते हैं। तो दूसरा बात हो जाती है आवास। आवास कहाँ पे है, तो आवास आपको याद रखना है कि एक तो मध्य एशिया की पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देता है। पहली बात तो ये कि मध्य एशिया के अंदर
जो पहाड़ी एरिया है, कौन सा एरिया, पहाड़ी क्षेत्र जो दिखाई देता है, ये पहली बात तो वहां दिखेगा। दूसरा, इसके साथ साथ दक्षिण एशिया में भी ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैदानों में दिखेगा, जो पहाड़ी एरिया है, बर्फीला एरिया है, वहां दिखेगा। अब बात आती है कि भारत के अंदर ये कहां दिखेगा, क्योंकि हमने, ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया के बारे में पता है हमको, हमें इंडिया के बारे में नहीं पता अभी अच्छे से। तो भारत की जब बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर दिखाई देता है ये, जम्मू एंड कश्मीर। आपको लद्दाख में प्रॉपर दिखेगा, आपको हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगा, हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में आपको दिखाई देगा, यूके। यूके के बाद आपको सिक्किम चले जाइए, सिक्किम में दिखाई देगा। सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में भी दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश में भी दिखेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और विश्व में सबसे अधिक जब आप बात करते हैं इनके घनत्व की, तो ये हेमिस नेशनल पार्क में ही दिखाई देता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व कहां पे दिखेगा, वो आपका हेमिस नेशनल पार्क में दिखेगा। और ये कहां पे है आपका, ये लद्दाख में है। लद्दाख में एक जगह पड़ती है कारगिल, वहां पे है ये, ठीक है। आपने कारगिल का नाम सुना होगा, लेह का नाम सुना होगा, ये वहीं पे है, कारगिल लेह। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसकी थोड़ी सी विशेषता और बता देता हूं ऐसे ही, कि एक तो इसे एकांत पसंद है, ऐसा नहीं है कि ये झुंड में घूमता हो, मस्त अकेला घूमता है। दूसरा, ये बड़ी बिल्ली जो मैंने बताया, बेडाल प्रजातियों में से दहाड़ना जो उनका कैटेगरी है, उसकी तरह नहीं दहाड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। जब एकांत में ये रह रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा तो अलग होगा। तो ये बिग कैट्स की तरह नहीं दहाड़ता, ये बात और लिख लीजिए, ये बात जरूर लिख लीजिएगा, बिग कैट की तरह नहीं दहाड़ता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लिख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई हिम तेंदुए के लिए इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं। तो हिम तेंदुए के लिए भारत में आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ चल रहा है। सबसे पहली बात तो वही है, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, याद रखिएगा। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं जिससे कि आप लोग ज्यादा पढ़ पाएं। दूसरा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मैंने अभी बताया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि 7 बड़ी बड़ी बिल्लियों के लेकर है, आपको वो याद रखना है। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसे हम GSLEP कहते हैं, उसको याद रखिएगा, GSLEP ये चलाया जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, GSLEP। एक आपका बिश्केक घोषणा पत्र, जो कि आपका 2017 में आया था, बिश्केक घोषणा पत्र, ये 2017 में आया। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है, समरकंद जो संकल्प है वो याद रखिएगा, समरकंद संकल्प वो याद रखिएगा। और ये आया था 2020 में, ठीक है। इस चीज को 2024 में आया था, इसको याद रखिएगा, 2024 में आया था। क्लियर है ये बात? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाइए लास्ट में, जो लिस्टिंग है उसके ऊपर आ जाइए कि भाई लिस्टिंग को आप कैसे याद करते हैं, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अगर मैं WPA के बारे में बात करता हूं 1972 की, तो इसे अनुसूची फर्स्ट में आपको याद रखना है, ठीक है।
अनुसूची फर्स्ट में आपको याद रखना है। दूसरा, जब आप CITES की लिस्टिंग देखते हैं तब आप इसको परिशिष्ट नंबर फर्स्ट में देखेंगे, और जब आप IUCN की लिस्टिंग देखते हैं तो इसे आप कहां देखेंगे? VU में। अब VU का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, वो आपको याद रखना है, वो है आपका असुरक्षित। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, वो क्या है आपका? असुरक्षित है। तो यहां पर लिखिएगा, क्लियर? तो इसको आप याद रखिएगा। तो आज हम यहीं पर क्लास को बाइंड अप करेंगे, इससे आगे की जो स्पीसीज हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।